नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं के क्रम में लेक्चर 7 में आज हम पर्यावरणीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्थल मंडल को डिस्कस करेंगे। और स्थल मंडल के अंतर्गत हम आज भारत के पर्वतों की बात करेंगे। आपने इससे पहले लेक्चर 6 देखा होगा, भारत का मैप। मैं समझता हूँ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। मैंने सिर्फ भारत का मैप कराया अभी आपको, जिससे कि हम जो टॉपिक यहाँ कवर कर रहे हैं उनको समझने में या लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत ना हो। आप बार बार उसको रिवाइज़ करते रहिए। आप खाली मैप ले आइए मार्केट से, अगर आपके शहर में, आपके एरिया में बुक सेलर शॉप खुल रही हैं तो जो A4 साइज़ का मैप आता है उसे आप भरते रहें। तो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी उनसे आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो सारे राज्य याद हो जाएंगे। तो जब भी हम कक्षाओं में बात करेंगे, जैव विविधता की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बहुत सारे हम वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, बहुत सारी संरक्षण योजनाओं की बात करेंगे। तो जब मैं बोलूँगा कि ये अभयारण्य इस राज्य में है या ये नेशनल पार्क यहाँ है, तो आपके मन में ये दिक्कत नहीं होगी कि ये राज्य कहाँ है, ठीक है ना, या ये लोकेशन कहाँ है। झीलों की बात होगी तो कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मैप से क्लियर हो जाएंगी एक बार में। और देखिएगा, मैप का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ भूगोल में या EVS के अलावा ऐसा नहीं है और नहीं हो, सब जगह है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मैप अच्छा होना चाहिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए मैप के भारत में बहुत सारे एरिया की बात होती है कि कोयला कहाँ से निकलेगा, या बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह होते हैं। इसलिए आपको मैप बहुत आवश्यक है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपका मैप अच्छा होना आवश्यक है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए और आशा करता हूँ मैप का वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे बच्चों के मुझे मैसेज भी आए हैं। तो बात करते हैं पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पहला टॉपिक स्थल मंडल का। स्थल मंडल में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के पर्वत और पहाड़ियों की। तो देखिएगा, भारत में जितना भी स्थल है, यानी कि भारत के अंदर आप नदियाँ छोड़ दें और इसके अलावा आप झीलें इत्यादि छोड़ दें, तो भारत के अंदर जितना स्थल है उस पूरे स्थल में से 10.7% भाग पे पर्वत हैं। यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 10.7% एरिया पे पर्वत हैं, 18.6% एरिया पर पहाड़ियाँ हैं। तो देखिएगा, पर्वत और पहाड़ियाँ शेप दोनों की ऐसी होती है, दोनों की चोटी होती है और दोनों पर ढलान होती है, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या है? नॉर्मली ज़्यादातर भूगोल शास्त्रियों का कहना है कि 2000 फीट से नीचे अगर है तो पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई, जिस चोटी की ऊंचाई 2000 फीट से नीचे है तो वो पहाड़ी के अंतर्गत आएगा, और 2000 फीट से ऊपर है तो वो पर्वत के अंतर्गत आएगा। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, जैसे न्यूटन के फार्मूले हैं या और फार्मूलेज हैं, ऐसा कोई इसका फार्मूला नहीं है। लेकिन ये माना जाता है, ज़्यादातर भूगर्भ शास्त्री या भूगोल वेत्ता ये कहते हैं कि 2000 फीट से नीचे होगा तो पहाड़ी, और 2000 फीट से ऊपर होगा तो 2000 फीट का मतलब है लगभग 700 मीटर की अगर हाइट तक है तो वो पहाड़ी के अंतर्गत आएगा, और 700 से ऊपर है तो वो पर्वत के अंतर्गत आएगा। तो आपने देखा 10.7% भाग पे पर्वत हैं, 18.6 भाग पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर पठार हैं। आपने पर्वत देखा जिसे हमने माउंटेन कहा, पहाड़ियाँ जो हिल। पठार की बात करें तो पठार को हम कहते हैं प्लेटू। तो ध्यान रखिएगा, पठार जो हैं वो 27.7% भाग पर है और 43% भाग पर मैदानों का विस्तार है। सबसे ज़्यादा भाग पर मैदान है, ठीक है ना। तो देखिए, पठार क्या है और मैदान क्या है समझिएगा। जैसे आपने समझा कि पर्वत और पहाड़ियाँ एक सी शेप की होती हैं, इस तरह से चोटी के शेप में होती हैं। इसका अंतर जो होता है वो ऊंचाई का अंतर होता है, अर्थात 700 मीटर से ऊपर अगर होगा तो उसको हम पर्वत कह देंगे, और 700 मीटर से नीचे होगा तो उसे हम पहाड़ी कहेंगे। वहीं आप देखेंगे मैदान भी समतल होते हैं और पठार भी समतल होते हैं, लेकिन मैदान कंपैरेटिवली नीचे होते हैं और पठार कंपैरेटिवली मैदानों से ऊपर होते हैं। यानी कि मैदान और पठार दोनों ही समतल होते हैं, दोनों ही प्लेन होते हैं बिल्कुल, लेकिन दोनों का अंतर ये है कि मैदान जो है आपके, वो मैदान आपके समतल होंगे और पठार थोड़े से आपके उठे हुए होंगे। मैदानों के एग्जाम्पल है, मैदान आपका घास का हो सकता है, मैदान आपका मरुस्थल हो सकता है। पठारों की अगर बात करें तो पठार भी कई तरह के होते हैं, जैसे अंतर पर्वतीय पठार। मान लीजिए कोई पठार है, कोई ज़मीन समतल ज़मीन है, उठी हुई है तो पठार में आ जाएगा, क्योंकि अगर वो नीचे होती तो मैदान में आता। उठी हुई है और उसके चारों तरफ कई सारे आपके पर्वत हैं
तो वो कहलाएगा अंतर पर्वतीय पठार। वो कहलाएगा अंतर पर्वतीय पठार, यानी कि ऐसा पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो। जैसे आप देखते होंगे इस एरिया में आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है कि तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार के उधर यानी कि उत्तर में आप देखेंगे मैप पे जब देखेंगे तो ये आपका इस एरिया में नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका जो तिब्बत का पठार इस एरिया में आपको मिलेगा, उसके उस साइड में आपको मिलेंगे कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक पर्वत है कुनलुन, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुनलुन पर्वत। कहीं कहीं क्यूनलुन लिखा होता है, क्यूनलुन लिखा होता है, का या में मिला होता है, और इस तरह से भी लिखा होता है, एक ही बात है। और इधर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो चारों तरफ से घिर गया ना। तो ऐसा पठार जो चारों तरफ से घिरा हुआ है किससे? पर्वतों से, तो अंतर पर्वतीय पठार होता है। कुछ पठार ऐसे होते हैं कि एक पठार है यानी कि ऊंचा मैदान है, नीचा होता तो केवल मैदान कहलाता, ऊंचा मैदान है, एक तरफ उसके पर्वत हैं और एक तरफ समुद्र है। एक तरफ पर्वत है और एक तरफ समुद्र है, तो उसे गिरपदी पठार कि जहाँ पे ये पर्वत ख़त्म हो रहा है और पर्वत ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पे पठार है और उसके एक तरफ क्या है आपका समुद्र है। यानी कि ये पठार हो गया, ये पठार यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ समुद्र है, और इधर एक पठार के एक तरफ क्या है आपका पर्वत है। तो गिरपदीय पठार, गिरपदीय, गिर माने आप समझते हैं पर्वत, और पदीय का मतलब है पैर, यानी कि जहाँ पर्वत के पैर समाप्त हो रहे हैं उसके बाद से आपका पठार शुरू हो रहा है और एक तरफ पठार खत्म हो रहा है तो यहाँ समुद्र है, तो ये गिरपदीय पठार होते हैं। तो पठार भी कई प्रकार के होते हैं। जब कोर ज्योग्राफी कक्षाएं चलेंगी तो आपको बताया जाएगा इनका निर्माण कैसे होता है। और दुनिया में जैसे पीडमोंट का पठार, कोलोराडो का पठार, बहुत सारे पठार मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ आपने देखा कि भारत के 10.7% भाग पर पर्वत है, 18.6 भाग पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7 भाग पर पठार और 43% भाग पर मैदान है। और मैंने आपको अंतर बताया कि पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होगी 700 मीटर से ज़्यादा, और पहाड़ियाँ 700 मीटर के अंदर होंगी। पठार और मैदान एक से होंगे, प्लेन होंगे, लेकिन पठार थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा और मैदान नीचे, दोनों लगभग समतल होते हैं। तो आपने ये अंतर समझा, दोनों सबकी परसेंटेज समझी। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय की। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय की बात इसलिए कह रहे हैं कि हिमालय भारत के उत्तर में है, हिमालय भारत के उत्तर में है और पश्चिम से पूरब की तरफ फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ये आपका भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, ऊपर उत्तर है, तो कहते हैं भारत के उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है लेकिन पश्चिम से पूरब फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब की तरफ फैला हुआ है। तो मैंने यहाँ सिर्फ हिमालय क्यों नहीं लिखा, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय क्यों लिखा? उसकी वजह है कि ध्यान रखिएगा, एक आप टॉपिक पढ़ेंगे जैव विविधता में हॉट स्पॉट, तो दोनों हिमालय अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाएंगे। जैव विविधता के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से हिमालय में जैव विविधता ज़्यादा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिमालय तो एक ही है तो जैव विविधता ज़्यादा की बात क्यों हो रही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एरिया है हिमालय का आप देख रहे हैं, यहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी क्योंकि ये एरिया कर्क रेखा के निकट है। चर्चा करेंगे जैव विविधता में। तो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, एक तो पॉइंट ये इसलिए है कि हम यहाँ बात करेंगे तो आगे जाके जैव विविधता के संबंध में समझ में आ जाएगा कि उत्तर पूर्वी हिमालय इस एरिया की बात हो रही है। जहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों को हमने समझा, जिसमें 7 स्टेट्स थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी अरुणा, मामी और अमैत्री। और पीछे का जो इलाका है यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरू होते हुए, जम्मू कश्मीर लद्दाख आप देख रहे हैं, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल पड़ोसी देश है, उसके बाद हमारा सिक्किम, भूटान, यानी कि आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से शुरू हो के हिमालय, नेपाल, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल में होता हुआ, उसके बाद आपका सिक्किम, भूटान के बाद क्या है, यानी कि यहाँ के बाद जो आगे का एरिया है, यानी भूटान के बाद आगे का जो एरिया है, यहाँ पे हिमालय एकदम एक श्रृंखला के रूप में नहीं है, यानी कि ऊपर से हिमालय एक सीरीज के रूप में आया है और भूटान के बाद यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बट गया। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम लिख दिए हैं, यानी कि ये पहाड़ियाँ भी हिमालय की हैं। यहाँ नाम लिखा है दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई, बुम, लेकिन ये जो पहाड़ियाँ हैं वो एक साथ चिपकी हुई नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरा हिमालय एक साथ क्रमबद्ध है और क्रमबद्ध होने के साथ साथ सारे उसकी श्रृंखलाएं एक सीरीज में हैं और यहाँ वो सीरीज खत्म हो जाती है और यहाँ पे हिमालय की छोटी छोटी
पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ तक का हिमालय जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तरी हिमालय, और ये जो एरिया है इसका भूटान के बाद वाला जो एरिया पूरा पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ियाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ उत्तरी हिमालय अलग पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी हिमालय को हम अलग पढ़ेंगे। अब देखिएगा हिमालय का क्या महत्व है, भारत के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिमालय का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व कैसे है कि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है, उत्तरी राजनीतिक सीमा बनाता है, यानी कि हिमालय से इधर भारत और उधर और देश हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ भारत की उत्तरी सीमा को निर्धारित करने में हिमालय का बहुत बड़ा रोल है, और उस एरिया में हमें बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आसानी से उधर से कोई भी इधर नहीं आ सकता। तो सबसे पहला भारत की उत्तरी राजनीतिक सीमा निर्धारित करने में हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है भारत की जलवायु निर्धारित करने में। भारत की जलवायु निर्धारित करने में हिमालय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये हिमालय नहीं होता, अगर ये हिमालय नहीं होता तो उधर से आप देखेंगे, आप भारत से उधर जाएंगे तो चीन पड़ेगा, यानी कि पहले नेपाल, फिर तिब्बत, तिब्बत ही चीन है क्योंकि तिब्बत पे कब्जा चीन का है, फिर चीन पड़ेगा, फिर मंगोलिया पड़ेगा, फिर रशिया पड़ेगा, और सबसे आप उधर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, उत्तरी ध्रुव है। तो जो ध्रुवीय हवाएं चलती हैं ठंडी, उनको हिमालय रोक लेता है, यानी कि आप देखेंगे कि उधर से ध्रुवीय हवाएं आएंगी और यहाँ पे हिमालय रोक लेगा। अगर हिमालय यहाँ ना होता तो उत्तर भारत में जिस एरिया में हम रहते हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती और थोड़ा हमारे जो जलवायु से बहुत बड़ा अंतर पड़ता। इसके अलावा जब जाड़ों में बारिश होती है, तो जाड़ों में बारिश जो होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा कोर ज्योग्राफी, तो जाड़ों वाली बारिश क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था जेठ धाराएं क्षोमंडल में चलती हैं। जेठ धाराएं मैंने आपको पढ़ाया था, जेठ धाराएं पृथ्वी से 10-12 किलोमीटर ऊपर चलती हैं, और वो जाड़ों के समय उन जेठ धाराओं की दिशा नॉर्मली पूरी साल कैसी होती है, पश्चिम से पूरब होती है, पश्चिम से पूरब होती है। और जाड़ों में वो धाराएं थोड़ी नीचे खिसक आती हैं, और नीचे खिसकने की वजह से वो टकरा जाती है हिमालय से, और उनकी एक शाखा भारत में आ जाती है, और एक शाखा भारत में आती है। उसी समय आप देखेंगे यूरोप में पीछे एक भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ नाम का एक चक्रवात जन्म लेता है, और उन दोनों के संयोग से भारत में बारिश होती है, यानी कि जाड़ों की बारिश में भी हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा गर्मी की बारिश होती है तो आपको मालूम, सबसे पहले मानसून केरल से टकराता है, तो केरल से टकराने के बाद मानसून आगे बढ़ता है और लौट के हिमालय से टकरा के वापस आता है। तो गर्मी वाली बारिश में भी थोड़ा बहुत योगदान इसका है, अदरवाइज ये हवाएं सीधी पार निकल जाती तो इस एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती। तो पहला जो हिमालय का योगदान भारत की राजनीतिक सीमा निर्धारित करने में, दूसरा योगदान भारत में मौसम को निर्धारित करने में कि ठंड बहुत ज़्यादा ना पड़े, अन्यथा अगर ये ना होता तो उधर से आने वाली हवाएं, उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी कर देती। बारिश को निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा योगदान है। आर्थिक दृष्टि से कैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं, और पानी आप जानते हैं जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बाकी बहुत सारे मानवीय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में आप देखते हैं कि छोटे छोटे शिप चलने लगे हैं। आपने देखा होगा इलाहाबाद से हल्दिया के बीच नेशनल वाटरवेज 1 है, बहुत सारा सामान जाता है उन नदियों में, बहुत सारा व्यापारिक मार्ग के रूप में यूज़ करते हैं। उन नदियों के पानी से बहुत सारी फैक्ट्री इत्यादि में पानी की सप्लाई होती है, बहुत सारा औद्योगिक निर्माण होता है। इसके अलावा हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ बहुत उपयोगी हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पता है पतंजलि का, पतंजलि हरिद्वार में है, और हरिद्वार के आसपास हिमालय के क्षेत्र से उन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से हिमालय का भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारत की राजनीतिक सीमा निर्धारित करता है। जाड़ों में होने वाली जो जेठ धारा द्वारा और पश्चिमी विक्षोभ आप पढ़ते होंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ाएंगे इसको आप बहुत अच्छे से आपको। तो इन सब की वजह से हिमालय का इंपॉर्टेंट रोल है कि बारिश कराने में सहायता करता है जाड़ों में। गर्मी में जो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है केरल से होता हुआ, उस दक्षिण पश्चिमी मानसून को भी रोक के थोड़ी सी बारिश इस एरिया में कराता है। उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष भर वर्षवाहिनी नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिएगा हिमालय की जब भी बात करेंगे तो हिमालय में हमें क्या करना है। हिमालय आप जब चलेंगे, इधर से चलेंगे जम्मू कश्मीर से, और आप जाएंगे आगे की तरफ जाएंगे
तो हिमालय की शेप जो है ना, आप जब पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, यानी कि इधर से पश्चिम से इधर जा रहे हैं पूरब की तरफ, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो पीछे हिमालय चौड़ा है और आगे हिमालय पतला होता चला गया है। पीछे हिमालय चौड़ा है और आगे हिमालय पतला होता चला गया है। और पतले होने की वजह से ऊंचाई भी ज़्यादा है, पीछे चौड़ा ज़्यादा है। और जैसे आगे आगे जाएंगे नेपाल, भूटान इत्यादि तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि भूटान के बाद आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बट गया है, तो हिमालय का जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है, एक बिल्कुल क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में है, वो नेपाल और भूटान तक ही है। उसके बाद तो छोटी छोटी पट्टियों के रूप में, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ेंगे। यहाँ तक की अगर बात करें तो इस एरिया में हिमालय काफ़ी चौड़ा है और इसके बाद हिमालय धीरे धीरे पतला होता गया है। और पतला होने का कारण क्या है कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। चर्चा करेंगे इसकी ज्योग्राफी में। अभी चूँकि सीटेट के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोर ज्योग्राफी में जाएंगे, जरूर जाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, हैरी हेस का सिद्धांत, कोबर का सिद्धांत, बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ है। और इंडियन यूरेशियन प्लेट पे जो प्रेशर है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर इस एरिया में ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। वो प्रेशर दोनों प्लेटों का इस एरिया में ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऊंचाई भी ज़्यादा है और यहाँ पे हिमालय पतला है, पीछे हिमालय चौड़ा है। आगे हिमालय पतले होने की वजह से हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। पीछे इतनी ऊंची चोटियाँ नहीं हैं, आगे बहुत ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। तो अब देखेंगे हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय को हम 4 भागों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि पश्चिम में जम्मू कश्मीर या लद्दाख से लेकर पूर्व में कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये भी हिमालय का भाग है, लेकिन ये क्रमबद्ध नहीं है, अलग अलग है, इसलिए इनको अलग हमने उत्तर पूर्वी हिमालय में पढ़ लिया है। तो जम्मू कश्मीर, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। लगभग 2500 किलोमीटर में इसका विस्तार है, लगभग 2500 किलोमीटर में विस्तार है। ये दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत है, सबसे नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब है फोल्डिंग माउंटेन, वलित पर्वत का मतलब है फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग मोड़। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको भी बताया कि इसका निर्माण इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ है। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से हुआ है। तो जब दो प्लेटें टकराएंगी तो उनके किनारों पे क्या होगा, मोड़ की क्रिया होगी, वलन पड़ेंगे। आप देखिएगा आपके पास दो कोई लोहे की शीट है और बहुत मजबूत हैं, और दोनों को आप टकराइए और दोनों बहुत हैवी और टकराएंगी, तो कहीं ना कहीं टकराने के बाद बीच का एरिया थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से दो प्लेटें टकराएंगी, ये प्लेटें बहुत बड़ी होती हैं, हज़ारों लाखों किलोमीटर में फैली हुई होती हैं, और ये प्लेटें जब टकराएंगी तो दोनों के टकराने से क्या होगा, बीच का एरिया थोड़ा सा उठ के ऊपर आएगा। तो वो जो पर्वत बनेगा उसे क्या कहेंगे, फोल्डिंग माउंटेन, क्योंकि दोनों किनारों के टकराने से वलन की क्रिया हुई फोल्डिंग प्रेशर की वजह से, और बीच का एरिया ऊपर उठ गया। और ऊपर जब उठ गया तो क्या होगा, वहाँ पे जो पर्वत बनेंगे उनको क्या कहेंगे, हम वलित पर्वत कहेंगे या फोल्डिंग माउंटेन कहेंगे। और दुनिया में सबसे बाद में बने हैं, सबसे नया है ये, सबसे नवीन वलित पर्वत कौन है, हिमालय है, जिसका निर्माण आज भी हो रहा है, ठीक है ना, इसका निर्माण आज भी हो रहा है, ठीक है ना। तो दुनिया में सबसे नवीन वलित पर्वत है फोल्डिंग माउंटेन। लंबाई इसकी आपने देखा टोटल 2500 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिम में अधिक चौड़ा है, लगभग 400 किलोमीटर तक पश्चिम में, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ अधिक चौड़ा है और आगे जाते जाते पतला हो गया है। और पूर्व में सकरा है, यानी कि 160 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और पश्चिम में ये अधिक चौड़ा है और पूर्व में ये थोड़ा सकरा है, ठीक है ना। यानी कि टोटल लेंथ जो हो गई हिमालय की 2500 किलोमीटर हो गई, लेकिन पीछे चौड़ाई ज़्यादा है और आगे चौड़ाई कम है, अर्थात पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में सकरा है। तो पश्चिम में जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर तक, यानी कि ऐसे ऐसे आप जाएंगे, देखिएगा ऐसे जाएंगे तो 2500 किलोमीटर होगी लंबाई, लेकिन ऐसे ऐसे जाएंगे तो इस एरिया में तो 400 किलोमीटर तक चौड़ा मिलेगा, और धीरे धीरे चौड़ाई कम होती जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पीछे से ऐसे आ रहा है और आगे जाते 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 वो ऐसा होता जा रहा है, तो पीछे तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और आगे चौड़ाई कम हो जाएगी। तो यहाँ चौड़ाई 400 किलोमीटर तक, और इधर देखेंगे तो चौड़ाई आपकी 160 किलोमीटर तक है, यानी कि पूर्व में वो सकरा है, ठीक है ना। अगले पॉइंट की बात करें, हिमालय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा 4 भागों में बांट रहे हैं हम, तो चारों के नाम बताता हूँ आपको और फिर मैं बताऊँगा 4 में हमने क्यों डिवाइड किया है। सबसे पहला हिमालय ट्रांस हिमालय या पार हिमालय।
ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने रेड रेड बन रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये चारों श्रेणी मिलके, ये चारों श्रेणी जो है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चारों मिलके ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। ये चारों श्रेणियाँ किसका हिस्सा हैं? ट्रांस हिमालय का, जिसे पार हिमालय कहते हैं। देखिएगा, एक्चुअल हिमालय शुरू हो रहा है यहाँ से, ये है आपका वृहद हिमालय। इससे उधर का जो है, नाम में ज़रूर इसके हिमालय है, ट्रांस, चूँकि ट्रांस का मतलब क्या है? पार, यानी कि हिमालय के पार वाला। नाम में हिमालय है लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, काफ़ी पहले हो चुका था। तो ये जो आपका हिमालय पहला शुरू हो रहा है, मैंने एक ही बनाया है इसमें, यहाँ पे केवल वृहद बनाया है। इसके बाद नीचे बात करेंगे तो यहाँ लघु हिमालय इस तरह से आ जाएगा आपका। उसके बाद सबसे नीचे देखेंगे तो शिवालिक हिमालय यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय देखते होंगे आप, यूपी के बिल्कुल बॉर्डर, जो नेपाल से लगे हुए जो ज़िले हैं, वहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ रहती हैं। तराई का क्षेत्र है, गोरखपुर इत्यादि का। यहाँ बिहार के इलाके में भी आप देखते हैं। तो ये आपका ये वाला आपका ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला तो आपका वृहद हिमालय हो गया। उससे ऊपर की ये चारों श्रेणी की अगर बात करें, चारों श्रेणी किस में आती हैं? ये आपकी ट्रांस हिमालय में आती हैं। इसको हम पार हिमालय कहते हैं। इसकी 4 श्रेणी की आज बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जो आपका आएगा वृहद हिमालय, यानी कि अगर उधर से चलें तो सबसे पहले उधर ट्रांस हिमालय, उसके बाद की जो श्रेणी मिलेगी वो वृहद हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। वृहद हिमालय, या आपका ये आंतरिक हिमालय होगा, यहाँ पे आंतरिक हिमालय, ठीक है ना। वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, या इसे कहते हैं आंतरिक हिमालय। आंतरिक मतलब अंदर की साइड वाला, क्योंकि ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय तो पार हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय पार हिमालय हो गया। अब देखिएगा, समझिएगा, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। हिमालय के निर्माण की हम बात करेंगे भूगोलिक कक्षा में, यहाँ करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ सीटेट के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। और जो लोग कोर ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ इसको पढ़ाएंगे, और जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन कक्षा पढ़े उन्हें पता है, मैंने ये सब पढ़ाया उनको ज्योग्राफी में। तो देखेंगे, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो इस तरह से समझिएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया है। तो हमारा जो हिमालय है आपका वृहद हिमालय, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इस तरह से शुरू हो रहा है, ऐसे करके शुरू हो रहा है। ये नेपाल मान लीजिए, यहाँ नेपाल है, ये आपका उत्तराखंड है, यहाँ आपका हिमाचल है, ऐसे करके वृहद। इसके नीचे वाला तीसरा कौन सा होगा आपका? लघु हिमालय। यहाँ होगा आपका लघु हिमालय, इस तरह से, जिसे मध्य हिमालय कहते हैं। इसके नीचे शिवालिक हिमालय होगा। तो पहला ये हो गया वृहद, दूसरा हो गया लघु, तीसरा होगा शिवालिक। ये 3 एक्चुअल हिमालय हैं। बाकी के इसके उधर वाला जो हमने सबसे पहले लिखा है, ये 3-4 श्रेणी आप देख रहे हैं, ये किस में आती हैं? आपकी ट्रांस हिमालय में आती हैं। तो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय के उधर वाला, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद बीच में आप देख रहे हैं, तो बीच में आपका ये आपको जो दिख रहा है वो है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये आपका ऐसे करके जो भाई ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तो मेनली तो ये 3 ही हैं, पहला वृहद, दूसरा मध्य या लघु, और तीसरा शिवालिक। तो ये 3 के अलावा उधर वाला जो हिमालय है, जिसमें ये 4 श्रेणी लिखी है, इसका नाम है ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। तो वृहद हिमालय को हम कह रहे हैं आंतरिक, क्योंकि अंदर की तरफ है, और शिवालिक को कह रहे हैं बाह्य, क्योंकि बाहर की तरफ है, और मध्य हिमालय मध्य में, इसलिए मध्य लघु हिमालय कह रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय को, जो कि हिमालय का भाग नहीं है, इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। बाकी फिर हम पढ़ेंगे वृहद हिमालय को, इसकी चोटियों की बात करेंगे, फिर लघु हिमालय की बात करेंगे, इसकी श्रेणियों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय की, ठीक है ना। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे हिमालय की 4 श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दूसरा आपका वृहद हिमालय या लघु हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, और सबसे 5 में हम अगला हिस्सा पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय की, यानी कि हिमालय के इस एरिया की हम बात करेंगे, इस एरिया की बात करेंगे, इस एरिया की। इस एरिया में जो भी चोटियाँ हैं वो उत्तर पूर्वी हिमालय के रूप में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे, पहला इस एरिया को पढ़ेंगे, इतने एरिया को, जिसमें कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब आपकी ट्रांस हिमालय, TH लिख रहा हूँ, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के रूप में। फिर पढ़ेंगे वृहद हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय यही है। उसके बाद पढ़ेंगे मध्य या लघु हिमालय, बीच वाला आप देख रहे हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे हम शिवालिक हिमालय। तो बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय का निर्माण आप देख रहे हैं हिमालय से पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है, और इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, क्योंकि उधर आपका तिब्बत है।
इसका अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में है। और तिब्बत में होने की वजह से इसको तिब्बियन हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहते हैं। तिब्बियन हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहते हैं। टैथिस, ध्यान रखिएगा, हिमालय के निर्माण से पहले जहाँ हिमालय है वहाँ एक सागर हुआ करता था, टैथिस सागर। और टैथिस सागर की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। अभी के लिए आप टैथिस सागर समझिए कि जिस जगह हिमालय, यहाँ कभी टैथिस सागर हुआ करता था। और टैथिस सागर की वजह से ही टैथिस सागर के अंदर जो मलबा था, जो अवसाद जिन्हें कहते हैं, उन अवसादों से ही निर्माण हुआ है हिमालय का। इसलिए ट्रांस हिमालय को टैथिस हिमालय या तिब्बियन हिमालय कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है। ठीक है ना। अगली बात देखेंगे, यहाँ क्या लिखी हुई है, ये साल भर इस पर बर्फ़ रहती है, वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, मानी पूरी साल इस पर बर्फ़ ढकी रहती है, इसलिए वनस्पति इस पर होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि आपके सामने कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर लिखा है। देखिए यहाँ समझिएगा, ये आप यहाँ से ऐसे करके मैं बनाता हूँ इसको। तो सबसे पहली श्रेणी ट्रांस हिमालय की ये है जो मैंने यहाँ लिखी है, कैलाश। ये सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? कैलाश। कैलाश श्रेणी भारत में नहीं है। कई दफ़ा सवाल पूछा जाता है ट्रांस हिमालय की ऐसी कौन सी श्रेणी है जो भारत में नहीं है, तो कैलाश श्रेणी भारत में नहीं है। आपको पता है यहीं पे कैलाश मानसरोवर है, कई सारी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से सिंध निकलती है, इसके अलावा आपकी सतलज निकलती है, या आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है। कई नदियाँ इसी एरिया से निकलती हैं, तिब्बत के इस एरिया से। और यहाँ कैलाश मानसरोवर है, तो आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत से यात्री जाते हैं, चीन की परमिशन के लिए जाते हैं, या तो उत्तराखंड होकर जाते हैं या फिर वो सिक्किम होकर जाते हैं या नेपाल होकर जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कैलाश श्रेणी है, यानी कि ट्रांस हिमालय की सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? कैलाश। कैलाश श्रेणी काय में है? वो तिब्बत में है। बाकी की 3 श्रेणी, ये मैंने कैलाश यहाँ बना दी, बाकी की 3 श्रेणियाँ आप देख रहे हैं। पहली श्रेणी कौन सी है? कराकोरम। तो इस एरिया में यहाँ पे कराकोरम श्रेणी है। ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियाँ, पहली श्रेणी आपके सामने लिखी हुई है कैलाश, जो कि तिब्बत में है। बाकी की अन्य 3 काय में है? भारत में है। कौन कौन सी अन्य 3? कैलाश के बाद काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ध्यान रखिएगा, ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने, KKLJ ट्रिक इसलिए लिखी हुई है कि कई दफ़ा क्या होता है परीक्षाओं में ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण, यानी कि उधर से इधर की तरफ क्रम पूछ लेता है कि सबसे उत्तरी कौन सी है और दक्षिणी कौन सी है। तो सबसे उत्तरी आपकी हो गई कराकोरम या कैलाश, सबसे उत्तरी हो गई कैलाश, उसके बाद कराकोरम। ठीक है ना, कराकोरम भी K से आएगा। उसके बाद आपकी आएगी लद्दाख, तो लद्दाख L से आएगा। उसके बाद आएगी आपकी जास्कर, J से आएगा। तो मैंने बना रखा है कैलाश के बाद काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो चारों श्रेणी आपकी किसकी हो गई? ये ट्रांस हिमालय की हो गई। अब आप देखेंगे कैलाश श्रेणी तो चूँकि तिब्बत में है तो हमें इसकी ज़्यादा बात ही नहीं करनी। हालांकि जब नदियाँ पढ़ेंगे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तब कैलाश एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कराकोरम की। तो कराकोरम श्रेणी पे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 गॉडविन ऑस्टिन। आप मैप अगर बनाएंगे तो बिल्कुल देखेंगे इस एरिया में यहाँ आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन मिलेगी। 8611 मीटर ऊंची है ये चोटी। K2 गॉडविन ऑस्टिन की श्रेणी पे काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, आप मेरे नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, उन नोट्स को पढ़िए और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से जो आपको स्टेटमेंट बनते जाए बना लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ नोट्स में लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियाँ। पहली कैलाश, कैलाश भारत में नहीं है, भारत में केवल 3 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम की बात कर रहे हैं, काराकोरम पे सबसे ऊंची चोटी है भारत की K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि एशिया का ये वाला एरिया थोड़ा ऊंचा है और ये थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी जैसी इसकी शेप है, इसलिए इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है ना। जिससे बहुत सारी पर्वतमालाएं जुड़ी हुई हैं। उधर तिब्बत जुड़ा हुआ है, कुनलुन पर्वत जुड़ा हुआ है, इस अपने इधर हिमालय क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो इस सारी चीज़ों को जोड़ कर बैठा है रीढ़ की हड्डी की तरह, इसीलिए काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और काराकोरम पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अगले देखेंगे काराकोरम श्रृंखला में, यहीं आप देखेंगे इसी एरिया में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे। इस एरिया में आप देखेंगे बहुत सारे ग्लेशियर आपको मिलेंगे। देखिएगा, आप स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस आप खरीद लीजिए और उससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपको मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो सब आपको आसानी से
मिल जाएगा। आप बिल्कुल मैप पे चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस से एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉसिबल नहीं है बनाना। आप ये बुक खरीद लीजिए, निश्चित आपका नया एडिशन मार्केट में आ गया है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। आपको एक एक पहाड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मेरा लेक्चर करें तो आप इसे खोल लें। इसे आप जब खोल लेंगे और जिस स्टेट को चाहेंगे उसको खोल लेंगे, या नेपाल को चाहेंगे नेपाल खोल लेंगे, तो एक एक पहाड़ी की एक चोटी आपको वहीं दिखाई देगी जहाँ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बहुत साफ़ बनाना आसान नहीं है, मेरे पास अभी संसाधन नहीं है। अगर मेरा बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक होता तो शायद चीज़ों को मैं और ज़्यादा अच्छे से कर पाता, लेकिन मैं समझता हूँ आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा। तो आप ये ज़रूर ले लें, अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास ये होना अनिवार्य है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उन सभी के पास ये होता है। और आप यकीन मानिएगा, भारत तो छोड़िए, पूरी दुनिया की छोटी से छोटी संधियाँ, जल संधियाँ, इसके अलावा जलधाराएँ, पठार, सारे इसमें मिलते हैं, और ये मैप देख के उन्हें हमेशा याद रहते हैं। तो आप इसे परचेज़ कर लीजिए। तो आप देखेंगे तो काराकोरम उच्च एशिया की रीढ़ होगी, सबसे ऊंची चोटी हो गई। काराकोरम के इसी इलाके में जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस एरिया में आप देखेंगे, देखिएगा एक वर्ड आपने सुना होगा, हिमनद, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर जो होता है बर्फ़ की नदी होती है, बर्फ़ की नदी होती है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया जहाँ बर्फ़ भरी हुई होती है और धीरे धीरे उसमें से पानी रिसता रहता है, और पानी रिसेगा तो उसमें से नदी निकलेगी। तो नदी किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती है, तो ग्लेशियर को हिमनद या बर्फ़ की नदी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाएंगे ध्रुवों पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फ़ ध्रुवों पे है। ध्रुवों के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर किसी एरिया में पाए जाते हैं तो काराकोरम के एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तो ग्लेशियर सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि बर्फ़ वहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर काराकोरम के इलाके में है, जिसमें से आपका कुछ ग्लेशियर में लिखे हुए हैं यहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर की चर्चा करेंगे किसी एक नए टॉपिक में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और एक ऑपरेशन के जरिए इसको भारत ने दोबारा हासिल किया। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पार, ये एक बहुत मुख्य, सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। और इसके अलावा स्कारमी, रेमो, पुनमा, बतूरा, छोमोलुंगमा, कई सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन मेन आपके देखेंगे सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पार, ये सारे ग्लेशियर आपको यहाँ मिलेंगे। आप ये अगर ले लेते हैं तो यकीन मानिए आपको एक एक ग्लेशियर वहाँ दिखाई देगा, जो मैंने बताया अक्षर से वहीं दिखाई देगा, इस एरिया में दिखाई देगा। तो काराकोरम की बात हो गई, कैलाश की बात हमें ज़्यादा करनी नहीं थी क्योंकि वो तिब्बत वाले एरिया में है। अब काराकोरम के दक्षिण में, यानी कि इधर नीचे आएंगे दक्षिण पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे दक्षिण है, उधर आप देखेंगे तो उत्तर है। तो कैलाश सबसे उत्तर में, फिर काराकोरम, अब बात आएगी लद्दाख की, ठीक है ना। तो लद्दाख काराकोरम के दक्षिण में हो गई। लद्दाख में ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर राकापोशी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो लद्दाख श्रेणी आप यहाँ देख रहे हैं, ये श्रेणी जो मैंने बना रखी है ये लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो ये कैलाश हो गई, ये काराकोरम, ये वाली आपके सामने लद्दाख है। लद्दाख पे एक शिखर है, एक पर्वत है जिसका नाम है राकापोशी। राकापोशी दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर है। तीव्र ढाल का मतलब क्या है कि उसकी ढाल बहुत तीखी होगी। नॉर्मली कोई पर्वत है तो ऐसा हो सकता है कि आप आसानी, हालांकि ऊंचा हो लेकिन उसकी ढाल जो है वो ज़्यादा तीव्र नहीं हो सकती, लेकिन इसकी ढाल दुनिया में सबसे तीव्र है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत शिखर राकापोशी कहाँ है, तो किस पे है वो? लद्दाख श्रेणी पर है। लद्दाख श्रेणी की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, अब आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लद्दाख से जुड़ी हुई एक बात और बताता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट। देखिएगा ये आपको मैं समझता हूँ हेल्प कर रहा होगा, इस तरह से इतना एरिया ऊपर का बना ले रहा हूँ मैं। तो ये आपका यहाँ कैलाश हो गया, इधर काराकोरम हो गया, या लद्दाख हो गया। और आप लद्दाख ये रहा, ये काराकोरम रहा। एक नदी निकलती है यहाँ से श्योक, और पीछे से आप देखेंगे कैलाश, इस एरिया से एक नदी आ रही है सिंधु। सिंधु कहाँ से आ रही है? तिब्बत के एरिया से, यानी कि इस एरिया से आ रही है, समझ रहे होंगे। इस एरिया से नदी आएगी तो ऐसे इंडिया में एंटर करेगी और वो ऐसे पाकिस्तान में चली जाएगी। इधर पाकिस्तान है आपका, ठीक है ना। तो ऊपर से नदी जो आती है उसका नाम है श्योक, यानी कि लद्दाख के उत्तर में तो हो गई श्योक, और लद्दाख के दक्षिण में कौन सी होगी नदी? सिंधु, ठीक है ना। तो सिंधु नदी किधर बहती है? लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में। और श्योक नदी, श्योक नदी कहाँ बहती है? वो बहती है लद्दाख श्रेणी के उत्तर में। हालांकि श्योक नदी सिंधु की सहायक है,
श्योक नदी किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। तो आपने देखा है कि लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी, यानी कि लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी और लद्दाख नदी के दक्षिण में सिंधु नदी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली श्रेणी जो मिलेगी आपको, तो फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, दोबारा एक बार बना देता हूं। देखिएगा, चीज़ें अच्छे समझना बहुत ज़रूरी है। जल्दी करने से कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही होगा चीज़ें, और आगे तो और टॉपिक टफ आएंगे। ये कैलाश हो गया, दोबारा समझिए, ये कराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया। तो ये लद्दाख श्रेणी, ठीक है ना, ये कराकोरम श्रेणी, इसकी बात हम कर ली। लद्दाख की बात हमने कर ली, राकापोशी की। अब लद्दाख के दक्षिण में कौन सी श्रेणी होगी? जास्कर, ठीक है ना। तो ये सिंधु नदी थी जो लद्दाख के दक्षिण में बह रही थी, सिंधु नदी, ठीक है ना। और यहाँ एक नदी श्योक थी, तो श्योक लद्दाख के उत्तर में थी और सिंधु लद्दाख के दक्षिण में थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है, तो लद्दाख की और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। यानी कि सिंधु नदी पॉइंट 1 लद्दाख के दक्षिण में बह रही है। लेकिन अगर दो श्रेणियों की बात पूछे तो लद्दाख की और जास्कर के बीच में, यानी कि यहाँ लद्दाख के और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी बह रही है। ध्यान रखिएगा कि लद्दाख पे दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर राकापोशी है। लद्दाख के उत्तर में, यानी कि उस साइड श्योक नदी है, नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ सिंधु नदी है। श्योक सिंधु की सहायक है। और अगली है आपकी जास्कर। ध्यान रखिएगा, जास्कर और लद्दाख के मध्य में सिंधु नदी बहती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। अब आप एक बात समझिएगा कि अभी हमने कराकोरम को देखा, अब देखेंगे ये आपका कराकोरम है, यहाँ ट्रांस हिमालय देखा, ये आपका कैलाश, ये आपका कराकोरम, ये आपका लद्दाख, ये आपका जास्कर। ये चारों के बाद थोड़ा गैप होगा, ये गैप है। इस गैप के बाद हमारा वृहद हिमालय शुरू होगा। यानी कि ये चारों श्रेणी पड़ी हमने ट्रांस हिमालय की, उसके बाद कुछ ना कुछ गैप होगा, उसके बाद कौन सा हिमालय होगा? वृहद हिमालय। क्योंकि हिमालय के क्रम क्या थे? हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे उधर का हिमालय ट्रांस हिमालय, उसके बाद नीचे का हिमालय कौन सा? मैं एक बार आपको दोबारा यहाँ बना के दिखाता हूँ, देखिएगा, अब आसानी से आपको बन जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये आपका वृहद हिमालय हो रहा है, ये वृहद हिमालय है जो नेपाल से होकर जा रहा है। इससे ऊपर आपका ये जास्कर है, ये लद्दाख है और ये कराकोरम है। ये कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये यहाँ पे कैलाश है। अब यहाँ पे जास्कर श्रेणी के बाद आपका ट्रांस हिमालय ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उधर से चला कैलाश, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद आपका जो हिमालय है ट्रांस हिमालय ख़त्म हो रहा है। उसके बाद कौन सा शुरू होगा? वृहद हिमालय। अब वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के बीच में कुछ गैप होगा ना, मिक्स तो होंगे नहीं। अगर वो दोनों चिपके होते तो एक ही कुछ ना कुछ एक ही नाम होता उनका। तो जब ट्रांस हिमालय ख़त्म होगा, उसकी चारों श्रेणियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आखिरी श्रेणी जास्कर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ गैप होगा, तब आपका वृहद शुरू होगा। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जो गैप है, समझ रहे होंगे, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जो गैप मैंने आपको बताया, एक बार और देखिएगा आप, तो ये आपका कैलाश, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब यहाँ पे इस एरिया में इतना गैप है और फिर यहाँ आपकी हिमालय की वृहद हिमालय की श्रेणी है। इस गैप का क्या नाम है? अर्थात ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय द्वारा किस गैप के द्वारा अलग है? ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किस गैप के द्वारा अलग है, या ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जो गैप है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ITSZ, इंडो सांगपो, इंडो आई से इंडो सांगपो। ध्यान रखिएगा, सांगपो में टी साइलेंट है इसलिए टी यहाँ लिखा गया है। इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है ना, इंडो सांगपो सचर जोन। यानी कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से, वृहद हिमालय नहीं है, ये वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय से काय के द्वारा लगे? ITSZ, ठीक है ना, इंडो सांगपो सचर जोन। सांगपो, ध्यान रखें यहाँ टी है बट मैं सांगपो बोल रहा हूँ, सांगपो में टी साइलेंट है, सांगपो। तो ट्रांस हिमालय जब खत्म होगा तो गैप आएगा, उसके बाद वृहद हिमालय आएगा। तो जो गैप है उसका नाम है आपका ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। तो आप समझ रहे होंगे, जब वृहद हिमालय समाप्त होगा और लघु हिमालय आएगा तब भी एक गैप होगा, फिर लघु हिमालय आएगा, उसके बाद शिवालिक आएगा तब भी एक गैप होगा। तो हमें गैप भी याद रखने हैं। आशा करता हूँ कि आपको ट्रांस हिमालय समझ में आया होगा, हिमालय की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इस लेक्चर के अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वृहद हिमालय की और लघु हिमालय की। चूँकि हिमालय के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी थी इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ।
लेकिन अगले में हमें सिर्फ बृहद हिमालय शुरू करना है और उसके बाद लघु हिमालय। तो अगले लेक्चर में या कुल मिला के 3 लेक्चर में आपका हिमालय समाप्त हो जाएगा। हिमालय बड़ा टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, किसी अध्ययन ग्रुप से जुड़े हैं शेयर कर दें। और कोई भी सुझाव आपका हो, आपको लगे कि कुछ चीज़ें और चेंज होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं जो मुझे कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं। जैसे कल वाला जो वीडियो आपने देखा लेक्चर 6 मैपिंग वाला, उसमें भी सजेशन थे, तो मैंने उसकी ट्रिक बनाई, वरना मैं ट्रिक नहीं बनाता। तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं और आपकी जो भी राय है वो ज़रूर बताएं। आपके कमेंट देख के मुझे अच्छा लगता है। और इसके नोट्स पाने के लिए जो चैनल का नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज करें। नंबर मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। नंबर है 8218598170। ये नंबर है चैनल का। आप इस पर मैसेज करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और लेक्चर 7 नोट्स, पर्यावरण अध्ययन लेक्चर 7 नोट्स। धन्यवाद।